हेलो बच्चों, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्नेक बाइट। स्नेक बाइट से आप हर साल एक ना एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। हर साल आ रहा है आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन स्नेक बाइट से। हाउएवर अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें यह है कि आपका एग्ज़ाम मोर ऑफ क्लिनिकल टाइप क्वेश्चंस पे ज़्यादा शिफ्ट हो गया है। अभी वो लोग नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करें कि अभी कोई पेशेंट आपके पास में आया, आपने 20 मिनट WBCT कर लिया और वो नेगेटिव आया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे। और वो पूछ लेता है कि डिस्चार्ज कर देंगे या फिर ASV लगाएंगे या फिर दोबारा WBCT करेंगे। तो बेसिकली अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोर ऑफ क्लिनिकल ओरिएंटेशन क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, ठीक है। और वो हमें कब आएगा, या तो हमारे पास दो ही तरीके हैं वो आने के, या तो हम वार्ड में जाके केस देखें और फिर वो चीज़ सीखें, ठीक है। वो तो पॉसिबल नहीं है हम सबके लिए कि हम वार्ड में जाके प्रैक्टिस करें उसके बाद में चीज़ें सीखें, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज़ क्या है कि दूसरी चीज़ ये है हम उस टॉपिक को पूरा इन एंड आउट कवर करें, ठीक है। अप्रोच बेस्ड पूरा इन एंड आउट कवर करें। कोई पेशेंट आया उसके बाद में हम क्या क्या करेंगे तो हमें पूरा पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक फ़्लो चार्ट पढ़ के नहीं आएगा हमें कि हमने बस एक फ़्लो चार्ट पढ़ लिया, कहीं कहीं से कोई फ्लैश कार्ड प्रेजेंट है वो उठाया और पढ़ लिया बस हो गया, नहीं। तो इसके लिए हमें पूरा टॉपिक को इन एंड आउट कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो 75% क्वेश्चंस हैं वो हमारे केवल प्रीवियसली आज टॉपिक्स में से आ रहे हैं। तो हमें बस उन टॉपिक्स को वो करना है टारगेट, ठीक है। उन टॉपिक्स को हमें इन एंड आउट टारगेट करना है, बस हमारा फोकस ये होना चाहिए, ठीक है। उनको उनमें हमें शॉर्टकट्स नहीं निकालने की बस फ्लैश कार्ड पढ़ लिया और हो गया, ठीक है। उनको हमें इन एंड आउट पढ़ना है, ये ध्यान रखना है। तो स्नेक बाइट से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, मैं अभी वो भी लास्ट में डिस्कस करूँगी टॉपिक के एंड में। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं स्नेक बाइट को और इसको इन एंड आउट कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्नेक बाइट बच्चों एक तरीके का जू टॉक्सिन होता है, एनिमल इरिटेंट होता है, ठीक है। स्नेक के जो फैंग होते हैं ना वो मॉडिफाइड मैक्सिलरी टूथ होते हैं, ठीक है। अब बात करें अपन विनोम की। जो स्नेक का जो विनोम होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। कोई टॉक्सिन और स्नेक का जो विनोम होता है ना वो प्रोटीन होता है, ठीक है। आप इवन उसको इंजेस्ट कर लेते हो ना तो फिर अपनी जो GI ट्रैक्ट है ना उसमें वो एंजाइम्स उसको डिग्रेड कर देंगे, ठीक है। एंजाइम उसे मेटाबलाइज कर लेंगे, लेकिन GI ट्रैक्ट में जाके वो क्या करेगा, वो अल्सर्स करवा देता है, ठीक है। क्लियर है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होती है ना स्नेक बाइट में वो हमारे फ्राइट मतलब सिनकोप की वजह से होती है, क्लियर है। विनोम पर्से की वजह से इसमें डेथ नहीं होती। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है, इसमें फ्राइट रिएक्शन होती है, ठीक है। और जो 20 to 30% ऑफ विनोमस स्ट्राइक्स जो होती है ना वो भी ड्राई होती हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली ड्राई बाइट अपने कोबरा करते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमें पता होने चाहिए बच्चों। नेक्स्ट ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले रुशल वाइपर। रुशल वाइपर की बात करें तो ये वाइपरिडी फैमिली का मेंबर है। ऐसे ही 100 स्केल वाइपर भी अपने वाइपरिडी का मेंबर है। वाइपर है तो वाइपरिडी का ही मेंबर होगा, क्लियर है। इसमें क्या बोलने की बात है। उसके अलावा जो कोबरा और क्रेट होते हैं वो अपने इलापिडी के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो देखो जो वाइपरिडी होता है ना, वाइपरिडी मतलब वाइपर जो होते हैं वो अपने वेस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं। वी से वाइपरिडी और वी से वेस्क्यूलोटॉक्सिक, ठीक है। इतना याद रहेगा। ऐसे ही जो क वाले स्नेक है, क्या क का मतलब कोबरा और क्रेट, क जो होते हैं वो CNS टॉक्सिक होते हैं, मतलब न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है बच्चों। ये नहीं भूलना है, बस 2-4 लाइन ही है स्नेक में, ज़्यादा नहीं है जो हमें याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट है उसी में से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। बस वही वो निमोनिक्स हमारे याद होने चाहिए। 4-5 निमोनिक बताऊंगी टोटल इस सेशन में और वो याद होने चाहिए, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्नेक बाइट का, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं वो हमारे होल्ड हो जाएंगे एकदम, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो वी वाले स्नेक है वाइपर, वी वेस्कुलोटॉक्सिक, वो वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। जो क वाले स्नेक है वो क्या होते हैं, वो CNS टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो हमारे मस्क्यूलोटॉक्सिक स्नेक कौन से होते हैं, जो सी स्नेक होते हैं। जो सी स्नेक होते हैं वो हमारे मस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं। अब जो सी स्नेक होंगे, मान लो मैंने क्या बोला, वो मस्क्यूलोटॉक्सिक होते हैं। मस्क्यूलोटॉक्सिक होंगे तो क्या होगा, मसल टूटेगी, मसल टूटेगी तो क्या होगा, रैप्डोमाइलोसिस होगा, तो उसकी वजह से भी किडनी इंजरी हो सकती है, पहली बात, ठीक है। दूसरा, मान लो मैंने दूसरी बात क्या बोली कि जो वाइपरिडी है वो क्या होती है, वेस्क्यूलोटॉक्सिक होती है। वेस्क्यूलोटॉक्सिक हो रही है मतलब उसमें क्या होगा, ब्लड टूटेगा, ठीक है। RBC टूटेगी, RBC टूटेगी तो वो किडनी में जाएगी और AKI करवाएगी, ठीक है। तो नेफ्रोटॉक्सिक कौन कौन से हो गए, सी स्नेक हो गया और वाइपरिडी हो गई, क्लियर है। वाइपरिडी में भी मोस्ट स्पेसिफिक होता है रुशल वाइपर। रुशल वाइपर जो होता है वो हमारे नेफ्रोटॉक्सिक भी होते हैं। तो मैंने रुशल वाइपर के बारे में क्या बता दिया कि वो हमारे वेस्क्यूलोटॉक्सिक भी हैं और नेफ्रोटॉक्सिक भी हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों रुशल वाइपर के बारे में कि वो न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं
और तो और वो कार्डियोटॉक्सिक भी होता है। कार्डियोटॉक्सिक कैसे होता है कि वो कुछ कुछ तरीके का एरिथमिया भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो वो 4 सिस्टम्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कार्डियोटॉक्सिक होता है इसलिए हमें उसमें ईसीजी भी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो हमें वाइपरिडी में करेंगे, वाइपरिडी वेस्कुलोटॉक्सिक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट क्या करेंगे, क्लॉटिंग टेस्ट करेंगे। तो इसमें हम 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करते हैं, 20 मिनट WBCT करते हैं। क्लियर है, ये गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। उसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट बात है इनके बारे में, जो वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक होते हैं, मतलब जो वाइपरिडी होती हैं, वो मेनली हमारे लोकल साइंस बहुत प्रीडोमिनेंट करवाते हैं। लोकल साइंस मतलब कहीं पे स्वेलिंग करवा दी, नेक्रोसिस करवा दिया, ब्लिस्टर करवा दिया, तो ये इनमें हमारे बहुत कॉमन मिलते हैं। किसमें, वेस्कुलोटॉक्सिक वाले में। क्या क्या बताया बच्चों मैंने वाइपरिडी के बारे में, वी से वाइपरिडी, वी से वेस्कुलोटॉक्सिक। वेस्कुलोटॉक्सिक होगी तो ब्लड टूटेगा, ब्लड टूटेगा तो किडनी को डैमेज करेगी, मतलब ये नेफ्रोटॉक्सिक भी होंगी। और क्या बताया बच्चों मैंने इनके बारे में कि जो वाइपरिडी मतलब वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक होते हैं, ये लोकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा करवाते हैं, मतलब ये स्वेलिंग करवा देंगे, ब्लिस्टरिंग करवा देंगे, नेक्रोसिस करवा देंगे। क्लियर है। अब रुशियल वाइपर के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों आप लोगों को याद रखना है वो है कि ये बायलेटरल रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस करवाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सॉ स्केल्ड वाइपर जो होता है ये कॉमनेस्ट स्नेक बाइट इन इंडिया होती है, ठीक है। कोबरा के बारे में अभी अभी हमने देखा था कि इसका जो स्पिटिंग वेरिएंट होता है वो ऑक्यूलर डैमेज करवाता है, ये हमने पहले भी देखा था, ठीक है। क्रेट के बारे में हम देखें तो क्रेट क्या करते हैं, देखो क्रेट है ना, छुपके से रात में बाइट करता है और उसके अलावा ये कोई निशान भी नहीं छोड़ता, ऐसे याद करो, ठीक है। क्रेट जो होता है वो छुपके से आएगा, रात में बाइट करके निकल जाएगा और निशान भी नहीं छोड़ेगा। तो कोई निशान नहीं छोड़ेगा तो सुबह जब बंदा उठेगा तो वो पैरालाइज मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि स्ट्रोक आया है, ठीक है, जबकि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा कि क्रेट ने काटा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रोक मिमिक। अर्ली मॉर्निंग स्ट्रोक मिमिक बोलते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। इन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आ रहे बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अब देखो कोबरा और क्रेट बाइट में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, ट्रीटमेंट कैसे डिफरेंट है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों ही हमारे न्यूरोटॉक्सिक हैं, काका वाले दोनों ही न्यूरोटॉक्सिक हैं। तो देखो ये हमारे टर्मिनल है, ठीक है, यहाँ से हमारी एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो कोबरा का जो टॉक्सिन होता है ना वो अल्फा टॉक्सिन होता है, क्लियर है। वो हमारे काम करते हैं रिसेप्टर्स पे, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के लेवल पे काम कर रहे हैं, क्लियर है। जबकि जो क्रेट है, क्रेट का जो टॉक्सिन होता है वो होता है बीटा टॉक्सिन, वो हमारे पहले ही एक्ट कर जाते हैं, ठीक है, वो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स पे एक्ट कर जाएगा। जबकि जो कोबरा है वो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक पे काम कर रहा है ना, पोस्ट सिनेप्टिक मसल मेम्ब्रेन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे बच्चों कि जो अल्फा टॉक्सिन होता है कोबरा का, अल्फा मतलब वो आफ्टर एक्ट करता है, जबकि जो बीटा टॉक्सिन होता है क्रेट का, बीटा मतलब बिफोर, वो बिफोर सिनेप्स काम करता है, मतलब वो प्री सिनेप्टिक होता है, जबकि अल्फा वाला आफ्टर सिनेप्स काम करता है, मतलब वो, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक होता है। क्रेट जो है वो प्री सिनेप्टिकली एक्ट करता है और जो कोबरा है वो पोस्ट सिनेप्टिकली एक्ट करता है। इसको कैसे याद करोगे और बच्चों, इसको ये क्योंकि आप लोग भूल सकते हो, वो आपको ज़रूर ज़्यादातर मोर पॉसिबिलिटी कि वो अल्फा बीटा टॉक्सिन करके नहीं देगा, वो डायरेक्ट पूछेगा क्रेट का टॉक्सिन प्री सिनेप्टिक होता है या पोस्ट सिनेप्टिक होता है, तो कैसे याद रखोगे। तो देखो इसको ऐसे याद करो, देखो कोबरा, कोबरा में ओ आ रहा है ना बच्चों, और पोस्ट सिनेप्टिक में भी ओ आता है, तो कोबरा का जो टॉक्सिन होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक होता है, ठीक है। आप गलत नहीं करना है, ये निमोनिक हो गया हमारा, इसी पे पूछेंगे बच्चों क्वेश्चन, ये वाली चीज़ें गलत मत करो, है ना। जो मैंने निमोनिक्स बता दिए वो गलत नहीं होने चाहिए एग्ज़ाम में, फिर मुझे एग्ज़ाम के दिन आके बताना है कि मैम वो आपने क्वेश्चन वो निमोनिक बताया था ना मैम, वही क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये सुनना चाहती हूँ मैं आप लोगों से, इसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों ये वाला जो स्लाइड है इसमें बस हमें इतना ही याद रखना है कि देखो मैंने बताया वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक जो होते हैं, मतलब जो वाइपर होते हैं वो अपने वेस्कुलोटॉक्सिक होते हैं। वेस्कुलोटॉक्सिक में वो वेस्कुलोटॉक्सिक होंगे तो वो क्या है, वो DIC भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो VICC भी करवा सकते हैं, ठीक है। जो वाइपर डी है वो हमारी मैंने बताया कि वो कंजप्शन कोगुलोपैथी भी करवा सकती हैं और DIC भी करवा सकते हैं। तो VICC और DIC को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, माइक्रोथ्रोम्बाई के प्रेजेंस से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। जो DIC होता है ना उसमें हमारे वाइड स्प्रेड माइक्रोथ्रोम्बाई मिलता है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। जबकि जो VICC होते हैं ना इसमें हमारे माइक्रोथ्रोम्बाई नहीं मिलते, ठीक है। तो VICC मतलब जो वाइपर की वजह से जो कंजम्पशन कोगुलोपैथी हो रही है ना उसमें हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसमें हम ASV देते हैं। जबकि जो DIC है उसमें तो हम अंडरलाइन, अगर DIC किसी और कॉज की वजह से हो रहा है
मतलब कंजप्शन कोगुलोपैथी अगर किसी और कॉज की वजह से हो रही है तो उसमें हमें तो ट्रीट द कॉज ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि FFP कब देंगे। देखो नॉर्मली आप लोगों को पता है कि DIC का मेनली मैनेजमेंट क्या होता है, FFP होता है, ठीक है। तो VIC भी तो एक तरीके की DIC ही है, लेकिन वो वाइपर की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो उसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, उसमें मैनेजमेंट ने सबसे पहले आपको ASV देना है, उसके बाद में आपको FFP देना है, ठीक है। ऑलवेज गिव ASV बिफोर FFP, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों जो आप लोगों को याद रखना है, ये ग्रेडिंग याद रखनी है स्नेक बाइट की, ठीक है। ग्रेड 0 टू ग्रेड 3 होते हैं, ठीक है। ग्रेड 0 ड्राई बाइट होते हैं, ग्रेड 1 मिनिमल होता है, ग्रेड 2 में हमारे मॉडरेट सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्वेलिंग होती है बियॉन्ड बाइट, उसके अलावा माइल्ड सिस्टमिक सिम्टम होता है। ग्रेड 3 सीवियर, इसमें शॉक, VICC, पैरालिसिस, तो इसमें हमें ICU में रखना पड़ता है, प्लस ASV देना होता है। तो आप लोगों को तो बस ये ग्रेड 3 पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वो कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, और ग्रेड 0 पता होना चाहिए, ड्राई बाइट होते हैं। वो ड्राई बाइट पूछ लेगा, ग्रेड 1 है, ग्रेड 0 है, ग्रेड 2 है, ऐसे करके, और ग्रेड 3 के बारे में पूछ सकता है। तो यही याद रखना है बस, ठीक है। ग्रेड 0 से चालू हो रहा है और ग्रेड 3 पे खत्म हो रहा है, इतना भी हमें पता होगा तो हम सही कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे, मैंने अभी जो बताया था इस पर आप लोगों के पिछले साल क्वेश्चन आया था 20 मिनट WBCT, ठीक है। ये मोस्ट रिलायबल बेड साइड टेस्ट होते हैं। मेनली हम ये वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक्स के लिए करते हैं, मेनली उनके लिए करते हैं, पर नॉर्मल उनके लिए भी करते हैं वैसे अपन क वाले, मतलब जो CNS टॉक्सिक होते हैं उनके लिए भी करते हैं, लेकिन मेन जो है इसका जो मेन रोल है वो हमारे वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक्स में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक क्लीन वायल लेते हैं, ठीक है। क्लीन वायल में हम बंदे का ब्लड लेते हैं और उसको हम रख देते हैं, ठीक है। ब्लड में उस क्लीन वायल में हमने बंदे का ब्लड लेके और उसको अनटच रख देते हैं 20 मिनट तक। 20 मिनट बाद में हम उसे उठाते हैं और टिल्ट करके हम देखते हैं कि क्लॉट बन गया या फिर ब्लड अभी भी मतलब क्लॉट नहीं हुआ, ठीक है। अगर बंदे के नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके से ब्लड को रखोगे ना तो वो क्लॉट बन जाना चाहिए, ठीक है। पर अगर क्लॉट नहीं बन रहा 20 मिनट में भी, इसका मतलब उसके कंजप्शन कोगुलोपैथी हो रखी है, इसका मतलब उसकी जो बाइट है वो कौन सा है, वाइपर बाइट है इसका मतलब उसके। क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों कि नॉर्मली जब भी आप ब्लड को ऐसे खुला छोड़ोगे 20 मिनट तक, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हमारे क्लॉट बन जाना चाहिए, पर अगर क्लॉट नहीं बन रहा तो फिर वो एबनॉर्मल है, ठीक है। तो ये तो एक बात हुई, ठीक है। लेकिन बच्चों इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो कोई पेशेंट आपके पास में आया और वो हिस्ट्री लेके आया कि मुझे स्नेक ने काटा है, डॉक्टर साहब मैंने देखा था कि मुझे स्नेक ने काटा है, ठीक है। आपने बोला ठीक है दिखाओ, वो फैंग मार्क्स दिखाओ, उसके फैंग मार्क्स भी प्रेजेंट है मान लो, ठीक है। आप उसके बाद में आपने उसके WBCT कर दिया, 20 मिनट WBCT। अब 20 मिनट WBCT उसके नेगेटिव आ रहा है, मान लो नेगेटिव आ रहा है मतलब कि उसके क्लॉट नहीं बन रहा 1 मिनट। अब आपने क्या किया, उसका 20 मिनट WBCT किया, 20 मिनट WBCT करके देख लिया आपने, वायल ली, वायल में ब्लड डाला, 20 मिनट तक उसे रखा, 20 मिनट तक रखा, तो अब क्या हुआ कि मान लो उसके क्लॉट बन गया, मतलब नॉर्मल है कि उसके क्लॉट बन गया। किसी का भी अपन ब्लड ऐसे करेंगे, इस तरीके से रखेंगे तो उसके क्लॉट बन जाना चाहिए, मैंने बताया, और उसके क्लॉट बन गया, इसका मतलब WBCT क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो किसके WBCT नेगेटिव आ रहा है तो अब आप क्या उसको डिस्चार्ज कर दोगे, तो नहीं बच्चों। कभी कभी ऐसा होता है, ज़्यादातर जो आपके स्नेक होता है ना, स्नेक का जो बाइट होता है उसका जो टॉक्सिन होता है उसको सिस्टमिकली एंटर करने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर इवन केवल एक टाइम के रिजल्ट से आप उसको ऐसे नहीं बोल दोगे कि ठीक है भाई घर जा तू तो ठीक है, नहीं, आपको उसको मॉनिटर करना है 24 घंटे। अगर उसके 20 ये जो मैं बताया 20 मिनट WBCT नेगेटिव आ रहा है ना, तो भी आपको उसको मॉनिटर करना है, ठीक है। तो भी उसको रिपीट 20 मिनट WBCT करना पड़ेगा हमको दोबारा, ठीक है। समझ में आ गया, हमें उसे घर नहीं भेजना है, 24 घंटे हमें फिर भी मॉनिटर करना ही है, ठीक है। अब न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स की बात करें तो इसमें मेनली हमारे क्या क्या साइड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन होता है टॉसिस, उसके अलावा ऑप्थेल्मोप्लेजिया, डिप्लोपिया, बल्बर इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, फेशियल वीकनेस, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, हेड ड्रॉप हो सकता है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। क्लियर है। फर्स्ट एड रूल जो होता है वो क्या फॉलो करना होता है कि हमें प्रेशर इमोबिलाइजेशन जो है ना वो हम सारे स्नेक्स में नहीं करते, कभी भी वाइपर जो होगा उसमें हमें प्रेशर इमोबिलाइजेशन नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उधर लोकल कॉम्प्लिकेशंस वैसे ही इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, वो वर्सन कर देगा नेक्रोसिस को। क्लियर है। पर इलापिड्स जो होते हैं ना, मतलब क वाले स्नेक, उनमें हमें प्रेशर इमोबिलाइजेशन करना होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछा हुआ है आप लोग के एग्जाम में। अभी जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। एलापिड्स में हम प्रेशर इमोबिलाइजेशन करेंगे, उससे क्या होता है, डिलेज लिम्फेटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। अप्लाई फर्म इलास्टिक बैंडेज
लेकिन ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना वरना कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाएगा। तो 55 to 70 mmHg का इलास्टिक बैंडेज लगाना होता है डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। क्लियर है? हमें क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता। तो डू में क्या है, वॉश विथ सोप एंड वाटर, मार्क स्वेलिंग बॉर्डर एवरी 30 मिनट, हर 30 मिनट में हमें स्वेलिंग का बॉर्डर मार्क करना है। गिव टिटनेस टॉक्साइड एंड रश टू हॉस्पिटल। क्लियर है? क्या नहीं करना, सक वूंड और सप्लाई टॉर्निकेट नहीं करना, टॉर्निकेट से उसके कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कट ओपन और बर्न वूंड नहीं करना। अप्लाई ASV लोकली एट साइट नहीं। परफॉर्म प्रोफाइलेक्टिक फेशियोटोमी, ये सब नहीं करना, फेशियोटोमी वगैरह नहीं करना होता। ठीक है? और लोकली हम टॉपिकली ASV का कोई रोल नहीं होता। ठीक है? अब ASV देते हैं हम मैनेजमेंट में, ये बात हमें पता ही है। तो मैं कितना देना है, तो हमें हमेशा 8 से 10 वायल देनी होती है। इनिशियल डोज ऑफ ASV कितनी होती है, 8 से 10 वायल, और ये सेम होती है इन एडल्ट एंड चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड नॉन प्रेग्नेंट, सब में सेम होता है। ठीक है? इसको हमें 250 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन के साथ रिकॉन्स्टिट्यूट करके लगाना होता है और ओवर 1 आवर लगाते हैं। ठीक है? मैक्सिमम हम 25 to 30 वायल्स दे सकते हैं। बियॉन्ड दिस कोई क्लिनिकल बेनिफिट नोटेड नहीं है। ठीक है? उसके अलावा 6 आवर्स के बाद में फिर हमें, जैसे आपने किसी को ASV दे दिया, उसके 6 आवर्स बाद में हमें 20 मिनट WBCT दोबारा रिपीट करके देखना होता है। अगर आपने रिपीट किया उसके बाद में भी 20 मिनट WBCT जो है हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर हमें 5 से 8 वायल्स और देनी है। ठीक है? उसके अलावा इसमें हमें कोई टेस्ट डोज देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि टेस्ट डोज देने के बाद में भी हमारे एनाफिलेक्सिस को प्रिडिक्ट नहीं करेगा वो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी के टेस्ट डोज दे दिया आपने और क्या बोलते हैं उसके कोई रिएक्शन नहीं है तो बाद में रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है? तो टेस्ट डोज का कोई रोल नहीं है ASV में। क्लियर है? उसके अलावा हमने अभी भी देखा था कि जो वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक होते हैं उनमें हमारे कंजप्शन कोगुलोपैथी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, VICC के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनमें भी हमारे FFP का रोल तो है, बट ओनली आफ्टर ASV देंगे। ठीक है? उसके अलावा पैरासीटामोल का भी रोल है इसमें। क्लियर है? रुशिल वाइपर के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। मैंने बताया था कि ये चारों सिस्टम्स पे काम कर सकता है। ये वेस्कुलोटॉक्सिक भी होता है, नेफ्रोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, और ये कार्डियोटॉक्सिक भी होता है। ठीक है? तो ये वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा किडनी में हमने देखा था कि ये बायलेटरल रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस करवाते हैं। ठीक है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्नेक बाइट AKI एंड NDI है। ठीक है? AKI क्यों है ये भी हमने बात कर ली थी। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में आया हुआ है, पूछा हुआ है, वो ये है कि ये डिलेड क्या करता है, ये डिलेड एंटीरियर पिट्यूटरी इन्फेक्शन करवा सकता है, शीहान लाइक सिंड्रोम करवा सकता है। ठीक है? और इसमें मंथ्स लेटर पेशेंट विल प्रेजेंट विद एमेनोरिया, हाइपोथायराइडिज्म एंड एड्रिनल इंसफिशियंसी। ठीक है? मैकेनिज्म क्या रहता है, हाइपोटेंशन प्लस GIC। ठीक है? पिट्यूटरी इस्चेमिया करवा देते हैं। तो ये बात याद रखनी है, शीहान सिंड्रोम कौन करवा सकता है, रुशिल वाइपर करवा सकता है। रुशिल वाइपर हमारे चारों सिस्टम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, साथ में शीहान सिंड्रोम करवा रहे हैं। क्लियर है? और उसके अलावा बायलेटरल रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस करवाते हैं। ठीक है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्नेक बाइट इंड्यूस AKI होता है इन इंडिया। ठीक है बच्चे? नेक्स्ट बात करें, कोबरा की बात करें, तो जब भी कोबरा बाइट का कोई पेशेंट आएगा, कैसे पता चलेगा, मैंने बताया था उसमें न्यूरोटॉक्सिक सिम्टम्स आएंगे। मेनली फर्स्ट सिम्टम क्या आता है उसके, टॉसिस आता है। ठीक है? टॉसिस करके कोई बंदा आ रहा है या फिर पैरालिसिस करके कोई बंदा आ रहा है, आपको फैंग मार्क्स भी दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले तो नो डाउट अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस में आ रहा है पेशेंट, तो आपको सबसे पहले तो वेंटिलेटर पे ही लेना है पेशेंट को। सबसे पहला फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमारे वही ABC मैनेजमेंट होते हैं। ठीक है? उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में फर्स्ट स्टेप होता है हमारे एट्रोपिन देते हैं। ठीक है? एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम स्टैट IV देते हैं, और पीडियाट्रिक्स में 0.05 मिलीग्राम पर kg देते हैं। ठीक है? उसके बाद में हम नियोस्टिगमिन देंगे। ठीक है? कभी भी नियोस्टिगमिन को एट्रोपिन से पहले नहीं देंगे, क्योंकि नियोस्टिगमिन क्या करता है, वो एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देगा। ठीक है? और अगर आपने मान लो एट्रोपिन नहीं दिया पहले, तो क्या होगा, तो फेटल कोलिनर्जिक क्राइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है? तो बंदे के ब्रेडिकार्डिया और ब्रोंकोस्पाज्म हो सकते हैं, इसलिए हमेशा पहले एट्रोपिन दो, उसके बाद में ही नियोस्टिगमिन दो। तो A पहले आता है, N बाद में आते हैं, ये याद रखना है। ये हमारा तीसरा निमोनिक हो गया आज के सेशन का। ठीक है? और उसके बाद में क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट इंप्रूव कर रहा है एट 5 मिनट, मतलब आपने ये दे दिया, उसके बाद में 5 मिनट में पेशेंट अगर इंप्रूव कर रहे हैं, तो रिपीट नियोस्टिगमिन। ठीक है? हम इम्प्रूवमेंट कैसे देखते हैं, हम टॉसिस का इम्प्रूवमेंट देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि जो बंदा है 5 मिनट बाद में उसका जो टॉसिस है वो 50% तक इम्प्रूव हुआ है क्या। ठीक है? अगर 50% तक टॉसिस इम्प्रूव हुआ है, इसका मतलब उसके इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। अगर इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो हम नियोस्टिगमिन दोबारा रिपीट कर देंगे 0.5 मिलीग्राम हाफ आवर्ली, और मेंटेन करेंगे एट्रोपिन को 0.6 मिलीग्राम TDS देते हैं बेसिकली हम एट्रोपिन। ठीक है? और जो नियोस्टिगमिन है वो क्या बताया मैंने, इनिशियली तो हमने 2 मिलीग्राम IV स्टैट डोज दे दी, बाद में हम 0.5 मिलीग्राम हाफ आवर्ली देते हैं। ठीक है?
तो बच्चों यही वापस से वही लिख रखा है, देखो अगर मान लो किसी पेशेंट को आपने एएसवी दे दिया और उसकी वजह से एनाफिलेक्सिस हो गया, क्योंकि एएसवी जो है उसमें हमारे एनाफिलेक्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों, ठीक है। तो मान लो किसी की एएसवी इंड्यूस एनाफिलेक्सिस हो गया, तो पेशेंट कैसे आएगा, उसकी ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, अर्ट्रिकेरिया हो सकता है। विद इन 10 मिनट्स होता है ज़्यादातर या एएसवी एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमें स्टॉप कर देना है हैंड टू हैंड एएसवी को, ठीक है। और उसमें लाइफ सेवर ड्रग होती है हमारे एड्रेनलिन, 1:1000 एड्रेनलिन लगाते हैं हम। डोज 0.5 मिलीग्राम IM इन मिड आउटर थाई लगाते हैं। पीडियाट्रिक्स में 0.01 मिलीग्राम पर केजी देते हैं। रिपीट एवरी 10 to 15 मिनट्स अप टू 4 डोजेस, ठीक है। और साथ में हम और क्या दे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो एड्रेनलिन हो गया, उसके अलावा हम हाइड्रोकॉट भी देते हैं 100 मिलीग्राम IV, और साथ में हम फेनेरामिन भी दे सकते हैं 22.5 मिलीग्राम IV, ठीक है। रिकवरी फेज़ में हम फिर जैसे जैसे बंदा हमें लग रहा है कि रिकवर करता जा रहा है, तो फिर हम स्लोली ASV वापस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि विनोम को तो हमें न्यूट्रलाइज़ करना ही पड़ेगा ना, रिएक्शन हो गया तो क्या हुआ, अब विनोम को तो न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा। तो ASV को देना तो है, हम बाद में स्टार्ट करेंगे, स्लोली स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्रेट के बारे में हमने देख लिया था कि ये स्ट्रोक मिमिक होता है, रात में आएगा, छुपके से बाइट करके निकल जाएगा, फैंग मार्क भी नहीं होंगे। तो और ज़्यादातर ये बंदा है ना जो फ्लोर पे सो रहा है वो उसके काटता है, ठीक है। और बंदा सुबह सुबह उठा तो उसके ऐसा लग रहा है कि स्ट्रोक हो गया, ठीक है, जबकि काटा इसने। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, इसमें वेंटिलेटर, ASV और नियोस्टिगमिन देते हैं। वेंटिलेटर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी पैरालिसिस के चांसेस होते हैं, मैंने बताया था क वाले जो होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। न्यूरोटॉक्सिक होंगे तो क्या करेंगे, टॉक्सिस करवाएंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर भी करवा सकते हैं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने और क्या देखा था कि क्रेट का जो टॉक्सिन होता है वो क्या होता है, प्री सिनेप्टिक होता है, देखा था ना। पोस्ट सिनेप्टिक में O आता है, O मतलब कोबरा, O कोबरा, ठीक है। फिर हम बात करें सी स्नेक की, सी स्नेक की बात करें तो ये बात भी हम कर चुके हैं, जो सी स्नेक होता है वो ज़्यादातर हमारे मायोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। मायोटॉक्सिक होता है मतलब वो माइल्जिया करवाएंगे, मायोनेक्रोसिस करवाएंगे, मायोग्लोबिन यूरिया करवाएंगे और AKI करवाएंगे। तो AKI हमारे रुशिल वाइपर भी करवा रहा था और ये भी करवाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ AKI ड्यू टू स्नेक क्या होता है, रुशिल वाइपर होता है, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, वही हम ASV देंगे, प्लस अब क्योंकि ये मायोग्लोबिन टूट रहा है तो उसको बॉडी से बाहर निकालना होगा, तो हाइड्रेशन करेंगे, डायलिसिस करेंगे, ठीक है। ये उसके अलावा हमने स्पिटिंग कोबरा भी देख लिया था, बस इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विनोम स्पैट इनटू आइज अप टू 2.5 मीटर, ठीक है। तो ये कंजक्टिवाइटिस और कॉर्नियल अल्सर करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे ही किसी के आपको लग रहा है मतलब ये हुआ है स्पिटिंग कोबरा की वजह से आई में कंजक्टिवाइटिस हुआ है, वैसे ही आप उसको वाटर इरिगेशन करवाओ, ठीक है। कोई सिस्टमिक ASV की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे भी एग्जाम ट्रैप कर सकता है वो आप लोगों को। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वो बोलेगा किसी के कंजक्टिवाइटिस हुआ है ड्यू टू कोबरा स्पिट, तो फिर अब क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप वो बोलेगा ASV दोगे या कुछ नहीं करेंगे, या फिर ऐसे करके वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो ASV तो कभी नहीं देना, ठीक है। बस क्या करेंगे हम, QPS वाटर इरिगेशन करेंगे इमीडिएटली आइस का, ठीक है। तो बच्चों मेन तो यही सब चीज़ें हैं पढ़ने की इसमें, ठीक है। फ्राइट के ये वही चीज़ लिख रखी है वापस की, जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो होता है स्नेक बाइट में वो वाइपर होता है, ठीक है। ASV के बारे में हमने पढ़ लिया। एट्रोपिन को हमें नियोस्टिगमिन से पहले देना है, क्यों देना है वो हमने देख लिया था, कोलर्जिक क्राइसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम नियोस्टिगमिन को पहले दे देंगे तो, ठीक है। उसके अलावा ग्रेड 0 to 3 हमने देख ली थी कि 0 तो ड्राई बाइट होता है और 3 में हमारे सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आ जाएंगे सारे, ठीक है। उसके अलावा हमने FFP रूल देखा था कि ASV को हमें हमेशा FFP से पहले देना है, ठीक है। उसके अलावा टॉक्सिन रूल हमने देख लिया था कि जो क्रेट होता है वो प्री सिनेप्टिक होता है और जो कोबरा होता है वो पोस्ट सिनेप्टिक होता है। कोबरा जो होता है वो अल्फा टॉक्सिन होता है, आफ्टर सिनेप्टिक, ठीक है। और जो क्रेट होता है वो बीटा टॉक्सिन होता है, बिफोर सिनेप्टिक, ठीक है। उसके अलावा 20 WBCT रूल भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो मेन तो बच्चों यही है। अब एक बार हम आप लोग के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, आप लोग के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस तो अभी तक आ नहीं रही हैं एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक वाला पॉइंट मैंने इसमें डाला नहीं है स्लाइड में, पर फिर भी मतलब ट्रेंड तो कभी भी चेंज हो सकता है। तो फिर एक काम करेंगे, मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूँगी अलग से आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्नेक। आप उधर जाके एक बार कुछ नहीं, बस 1-2 मिनट का शॉर्ट होगा, तो आप वो भी जाके देख लेना, ठीक है। फालतू में अगर आ गया तो क्यों गलत करना, क्योंकि मैंने बताया था टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो पूछ तो सकते ही हैं, तो उसको भी क्यों मिस करें जब हम पूरा ही टॉपिक एक साथ पढ़ ही रहे हैं, तो ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो UPSC CMS 2025 में आप लोगों के ये क्वेश्चन आए हुए हैं।
A 45-year-old male is brought to the emergency department with a history of a snake bite on his right ankle 2 hours ago. He is conscious and hemodynamically stable. The 20-minute WBCT test is performed and the blood is found to be clotted at the end of 20 minutes. Blood clotted है, इसका मतलब WBCT क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. ठीक है, नॉर्मल है ये चीज़. तो ब्लड क्लॉट हो गया 20 मिनट बाद में, मतलब नॉर्मल है. ठीक है, एक बंदा आपके पास में स्नेक बाइट का आया. ठीक है, आपने 20 मिनट WBCT किया और WBCT उसके नेगेटिव आ रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है ये ऐसे बोल रहे हैं कि उसके माइल्ड लोकल स्वेलिंग प्रेजेंट है पर कोई सिस्टमिक साइन नहीं है. तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे? इसने ऑप्शन दिया इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 10 वायल्स ऑफ ASV. तो ये पॉइंट सही है क्या? क्यों दोगे ASV? WBCT तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही रूल आउट हो गया. सेकेंड ऑप्शन है परफॉर्म अ स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट फॉर ASV देन एडमिनिस्टर 5 वायल. तो मैंने बताया था स्किन सेंसिटिविटी टेस्ट का तो कोई रोल ही नहीं है ASV में. ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया. तीसरा पॉइंट है रिपीट द 20 मिनट WBCT टेस्ट एवरी 30 मिनट फॉर द नेक्स्ट 6 आवर्स. ठीक है, इसको एक बार के लिए छोड़ते हैं. चौथा ऑप्शन देखो डिस्चार्ज द पेशेंट विद ओरल एंटीबायोटिक एंड एडवाइस टू रिटर्न इफ सिम्टम वर्सन. डिस्चार्ज कर सकते हैं क्या पेशेंट को? नहीं कर सकते बच्चों. डिस्चार्ज तो कभी करना ही नहीं है ऐसे पेशेंटों को. बेसिकली जो मैंने अभी भी बताया कि हो सकता है वो जो उसके टॉक्सिन है वो लोकली पड़ा हो, अभी सिस्टमिकली एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ हो, पर वो हो जाएगा ना. आपने उसे घर भेज दिया, अभी उसके सिस्टमिकली वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बाद में वो पेशेंट AKI करके आएगा, ब्लीडिंग करके आएगा, DIC करके आएगा, फिर क्या करोगे? है ना. तो कभी भी स्नेक बाइट वाले पेशेंट्स को ऐसा नहीं करना है कि हम बस हमने WBCT करवा लिया, नेगेटिव है तो घर भेज दो. है ना. फर्स्ट ईयर रेजिडेंट्स की बहुत ज़्यादा वो रहती है ये मेडिसिन के जो फर्स्ट ईयर रेजिडेंट होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं खुद का पेशेंट लोड कम करने के लिए, काम को कम करने के लिए, बस कोई भी स्नेक बाइट का पेशेंट आता है उसका 20 मिनट WBCT करवाते हैं और बोलते हैं कि नहीं आप तो ठीक हो, आप जाओ घर पे. ठीक है, इस तरीके से पेशेंट भगाते हैं. तो ऐसा नहीं करना बच्चों. ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया कि बहुत चांसेस हैं कि वो पेशेंट बाद में लैंड हो सकता है अपने AKI में. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? रूल आउट करके भी इवन हमारा आंसर हमें मिल रहा है इसमें. रिपीट द 20 मिनट होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट एवरी 30 मिनट फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स. ठीक है, क्लियर है बच्चों? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा रह गया था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को याद रखना है कि 30 to 60 रूल होता है. ठीक है, नेशनल स्नेक बाइट मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 30 to 60 रूल होता है. A single normal 20 WBCT at 2 hours does not rule out subsequent coagulopathy. We know may still be circulating and causing progressive fibrinogenolysis. According to National Snakebite Management Guideline, when initial 20 WBCT is negative, the structured repeat monitoring protocol is क्या प्रोटोकॉल होते हैं? फर्स्ट 3 आवर्स में रिपीट करना है हमें 20 मिनट WBCT को एवरी 30 मिनट. ठीक है, और नेक्स्ट 3 to 6 आवर्स में हमें रिपीट करना होता है एवरी 60 मिनट. इसको बोलते हैं हमारे 30 to 60 रूल. ठीक है, कि स्टार्टिंग के 3 घंटे तक तो हमें एवरी 30 मिनट रिपीट करना है, फिर 3 से 6 घंटे तक मतलब नेक्स्ट 3 आवर्स में हमें क्या करना है? एवरी 60 मिनट रिपीट करना होता है और टोटल हमें 24 आवर्स तक ऑब्जर्व करना होता है. क्लियर है? तो बच्चों ये पता होना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आप लोग के एग्ज़ाम में आया हुआ है वो है ये. एक मिनट, एक्सक्यूज़ मी बच्चों, ये ठीक है. 18-year-old boy was brought to the emergency department after being bitten by a saw-scaled viper. वाइपर ने काटा है. ठीक है, saw-scaled viper ने काटा है. तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? मैंने बताया था V वाले जो स्नेक होते हैं, वाइपरिडी वाले वेस्किलोटॉक्सिक होते हैं, उनमें मेन टेस्ट क्या होगा? WBCT होगा. ठीक है, उनमें यूरिन आउटपुट करेंगे मॉनिटर, नो डाउट करेंगे, बट मैंने बताया था यूरिन आउटपुट का मेनली रोल किस में हो गया? रुशल वाइपर में हो गया, क्योंकि मैंने बताया था वेस्किलोटॉक्सिक स्नेक में भी मेनली AKI कौन करवाते हैं? रुशल वाइपर करवाते हैं. ठीक है, तो यूरिन आउटपुट भी मैनेज करें, मतलब हम मॉनिटर करेंगे, पर किस में करेंगे? रुशल वाइपर में करेंगे. उसके अलावा ECG का रोल भी हमारे किस में? रुशल वाइपर में. ठीक है, लेकिन अगर सिंगल बेस्ट आंसर बोलें तो उसमें भी हमारे 20 मिनट WBCT जाएगा. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 30-year-old फार्मर विद एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग एंड अर्ली मॉर्निंग टॉसिस. अब टॉसिस करके कोई बंदा रहा है, जैसे टॉसिस है वैसे ही क न्यूरोटॉक्सिक. ठीक है, आफ्टर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. ठीक है, फ्लोर पे सो रहा था मतलब नॉक्टर्नल बाइट, क्रेट,
ठीक है, क्लिक हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में, ठीक है। दे आर नो विजिबल बाइट मार्क, क्रेट में हमारे कोई वो एविडेंस छोड़ता भी नहीं है, रात में आके काटते हैं, स्ट्रोक लाइक मिमिक करता है, और प्री सिनेप्टिक होता है, और बीटा टॉक्सिन होता है, ठीक है। सब कुछ याद हो गया हमें, ठीक है। तो कॉमन क्रेट बाइट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलापिड स्नेक बाइट। इलापिड में कौन से आते हैं, क वाले इलापिड होते हैं, ठीक है। क वाले इलापिड होते हैं जो कि CNS टॉक्सिसिटी करवाते हैं, ठीक है। ऑप्शन है रिगार्डलेस ऑफ द एनाटॉमिक साइट ऑफ द बाइट, वॉकिंग ऑफ द विक्टिम शुड बी डिस्करेज्ड। ये बात तो सही है, ठीक है। वॉकिंग तो वैसे भी नहीं करवाते किसी भी स्नेक बाइट में, वॉकिंग के लिए नहीं बोलते, ठीक है। प्रेशर इमोबिलाइजेशन शुड बी यूज वेर एवर पॉसिबल, ये पॉइंट हमने अभी भी देखा था कि प्रेशर इमोबिलाइजेशन हम इलापिडी में करते हैं, वाइपरिडी में करते हैं क्या, वाइपरिडी में नहीं करते। वाइपरिडी में तो और ज़्यादा लोकल, उसके ऑलरेडी लोकल कॉम्प्लिकेशन हो रखे हैं, तो उसमें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, नेक्रोसिस हो सकते हैं। पर इलापिडी में हम करते हैं, क्यों, लिम्फेटिक फ्लो को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। पर हमें प्रेशर को 55 mm तक ही रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, टॉर्निकोइट नहीं बांधना, बस प्रेशर इमोबिलाइजेशन करना है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है टॉसिस कैन बी प्रेजेंट आफ्टर इलापिड बाइट, ये बात सही है, ठीक है। इलापिड मतलब क मतलब CNS मतलब हमारे ऑप्थेल्मोप्लेजिया, टॉसिस, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे ये सही हो गया, ठीक है। तो बच्चों को जैसे रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ ईजी है, जो हमने पढ़ाया है उसी में से पूछा जाएगा, देखो, ठीक है, कुछ अलग नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इनिशियल डोज ऑफ पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक विनोम फॉर अ पेशेंट विद साइंस ऑफ सिस्टमिक एनवेनोमेशन इज, स्टैंडर्ड डोज कितनी होती है, 10 वायल देते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कितनी दे सकते हैं, 25 to 30 वायल्स दे सकते हैं, हमने अभी भी देखा था, ठीक है। टेस्ट डोज का कोई रोल है क्या, कोई टेस्ट डोज का रोल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अ पेशेंट विद वाइपर बाइट डेवलप्स एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर कौन कौन से स्नेक में हो सकता है हमारी, हमने देखा था रुशेल वाइपर में हो सकता है, और जो सी स्नेक होते हैं उनमें हो सकता है। अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि वाइपर बाइट का जो पेशेंट है उसके एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, तो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म फॉर दिस क्या है, ठीक है। ऑप्शन इसने दिए डायरेक्ट नेफ्रोटॉक्सिक ऑफ द विनोम, या एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोटेंशन एंड हीमोलिसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो देखो बच्चों, ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है। देखो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी होगा क्या, नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का तो क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे या तो कोई स्टोन फंस गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। टॉक्सिन कैसे ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी करवाएगा, स्टोन करवाएगा, या फिर वहाँ पे BPH हो जाए, कोई ऐसी पैथोलॉजी होती है तो उसमें होता है ना ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी। तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन है बच्चों ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं होगा, टॉक्सिन की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसे होगा, टॉक्सिन की वजह से हमारे मेनली एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस होता है, ठीक है। समझ में आ गया। ड्यू टू हाइपोटेंशन एंड हीमोलिसिस जो हो रखा होता है, वाइपर क्या करवाता है, ब्लड को तोड़ता है, तो हीमोलिसिस होता है, हीमोलिसिस की वजह से क्या होता है, एक्यूट टिबुलर नेक्रोसिस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे जो आप लोग के एग्जाम में आए हुए हैं, नियोस्टिग्मिन इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ विच स्नेक बाइट, ठीक है। तो ऑप्शंस देखो, वाइपर में हमारे नियोस्टिग्मिन क्या काम आएगा, CNS साइड इफेक्ट्स ही नहीं होते वैसे वाइपर के, तो ठीक है। तो नियोस्टिग्मिन कहाँ पे काम में आएगा, क वालों में काम में आएगा, कोबरा क्रेट में काम में आएगा, तो ये तो वैसे ही हो रहा है सॉल्व। तो बच्चों दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन, और मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए कुछ अलग से प्लान किया है हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो रोज़ हम रोज़ हम यूट्यूब सीरीज़ ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि जो हमारी जो medimantra.in हमने वेबसाइट जो डिज़ाइन किया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मैं रोज़ एक पर्टिकुलर क्यू बैंक भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा देती हूँ, ठीक है। तो उसमें हम एक पर्टिकुलर क्यू बैंक डिज़ाइन कर देते हैं फॉर ईच एग्ज़ाम, जैसे कि अभी UPSC CMS के लिए एक पर्टिकुलर अलग से स्नेक बाइट, क्योंकि स्नेक बाइट पे क्वेश्चंस पूछे जा ही रहे हैं हमें पता है, और बाकी जितने भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर कर लिए उनके लिए अलग से स्पेसिफिक जो पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं वो भी, और जो नेक्स्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस उसके लिए भी हम अलग से क्यू बैंक डिज़ाइन कर देते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उससे बहुत हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, यहाँ से पढ़ के, और बस आपको क्या करना है वहाँ पर जाके क्यू बैंक सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा करके देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आते हैं। और बच्चों अगर आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो, थोड़ा मुझे भी तो पता चले कि आप लोग फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो उससे ही तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, बाकी तो और कुछ मांग नहीं रहे हम लोग आपसे, ठीक है। तो कमेंट करके कम से कम ये तो बताओ कि अच्छा लग रहा है या नहीं, तभी तो फिर आगे पढ़ाऊँ मैं भी, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो।